Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and you are all staying in a safe environment. So today I am discussing about one of the most famous American poet whose name is Robert Frost, and today I am discussing a poem of Robert Frost, होम बरियल. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी एंड देन अबाउट हिज पोइम. ओके. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कैलिफोर्निया यूएस में. हिज मदर वॉज अ स्कॉटिश इमिग्रेंट. उनकी मदर स्कॉटिश से आई हुई थी, मतलब इमिग्रेंट थी. एंड शी रोट पोइट्री अबाउट she wrote poetry, and through her poetry he got a sense and a touch of romantic poets. उनकी मदर जो पोइट्री लिखती थी ना, उसी से पोइट को, जो कि हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको वो प्रेरणा मिली. ही गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम हिज मदर. एंड अगर मैं आपको उनके मदर और फादर का कंट्रास्ट बताऊँ, हिज फादर इज़ काइंड ऑफ अ too much of anger. He always have a anger issue with him. Okay, but his mother, she's a good lady, and she is the one who helps Robert Frost in his career, we can say. क्योंकि वो जो पहली मोटिवेशन मिली वो उनको अपने घर से मिली, मदर से मिली. उनकी फैमिली में बहुत सारी डेथ हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत गरीबी थी, लेकिन फिर भी उनको जो वो पहली इंस्पिरेशन मिली वो उनकी मदर से मिली. देन आई टोल्ड यू दे लिव इन कैलिफोर्निया, बट नाउ दे मूव टू इंग्लैंड. सो मूविंग फर्दर, जब वो इंग्लैंड में गए तो वहाँ पे उनकी उन्होंने पढ़ाई शुरू की एक स्कूल में. एंड ही नाउ मैरिड टू. जब उनका मतलब वो स्कूल में से जब कॉलेज की तरफ आई, जब इन एज में ग्रो हुए, तब उन्होंने किससे शादी की? एलेनोर वाइल्ड, जो उनकी पहले क्लासमेट थी. फ्रॉस्ट रिसीव्ड ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज. Okay, so this point tells about the honorary degree he received in, although he never graduated. उन्होंने कभी भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया था, फिर भी उनको 40 ऑनररी डिग्रीज, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डिग्रीज दी थी, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ने उनको दी थी. Because he is such a talented and a wonderful person who has a great sense of nature. He understand nature. जब वो, और इसमें आपको बताऊं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो 8th पॉइंट है, ये आगे था, ये पीछे, मतलब ये आगे आना था, लेकिन ये गलती से पहले आ गया. सो इसके पहले ये आना था न्यू हेमिस्फीयर वाला. सॉरी फॉर द मिस्टेक. न्यू हेमिस्फीयर वेयर ही टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड फादर्स फर्म. सो न्यू हेमिस्फीयर, जब हमें पता वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके भी उनके पास बहुत पैसा नहीं आया. उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो वहाँ पे उनको जाके पता लगा कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई. एंड दे शिफ्टेड टू न्यू हेम्पशायर. ठीक है, न्यू हेम्पशायर में गए. वहाँ पर क्या था? वहाँ पर उनके दादाजी का फॉर्म था, जो उन्होंने जाके संभाला टू हैव सम मनी. लेकिन वहाँ पर जाके भी जो गरीबी थी, जो गरीबी उनको पहले से चलती आ रही थी, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी. दे स्टिल नाउ फेसिंग पॉवर्टी. वो तब भी पॉवर्टी फेस ही कर रहे थे. सो दिस टाइम जब वो न्यू हैम्पशायर में थे, तब उनके मन में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के कारण, डेथ के कारण, क्योंकि उनके फादर की मौत हो चुकी थी, उनके फादर के बाद मदर की मौत हो गई थी. सो उनके फैमिली में जो ये डेथ रेशो थी बहुत ज़्यादा थी. नाउ ड्यू टू पॉवर्टी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड वांट्स टू सुसाइड, बट इज़ ऑल्सो कंपोज पोइट्री एंड एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर. सो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो उनकी मदर है
वो स्कॉटिश इमिग्रेंट थी, वो पोइट्री लिखती थी। सो वहीं से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नेचर के बारे में पता लगा। तो जब वो पॉवर्टी में से गुजर रहे थे, गरीबी में से गुजर रहे थे, वो डिप्रेशन में से गुजर रहे थे, उनका मन कर रहा था कि वो सुसाइड करे, देन ऑल्सो तब भी वो पोइट्री के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हमें पता, यहाँ से हमें पता लगता है इसके बाद वो क्या करेंगे, वो इंग्लैंड वापस जाएंगे। सो 11th पॉइंट, बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, अब बैक टू इंग्लैंड में क्यों गए थे, उनके ना मतलब एक तो ये कारण था क्योंकि न्यू हैम्पशायर में उनको कोई ना अर्निंग नहीं हो रही थी, तो वहाँ से सब कुछ बेचकर वो वहाँ पे बैक टू इंग्लैंड चले गए ताकि थोड़ी अर्निंग हो, ताकि थोड़ी फैमिली की हालत में सुधार हो। सो दे go back to England and there they found that कि जो उनकी अपनी लैंड है ना अमेरिका, वहाँ पे जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहाँ पे तो उन्हें कोई भी पब्लिशर मिल ही नहीं था नहीं रहा था ताकि उनकी बुक्स पब्लिश हो। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड गए ताकि उनकी बुक्स पब्लिश हो सके, उनकी पोइट्री पब्लिश हो सके, उन्हें कोई पब्लिशर मिल सके। सो सी, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था, ही इज़ अमेरिकन पोइट। ठीक है, थे वो अमेरिका के पोइट, लेकिन उनका जो वर्क है वो पहले पब्लिश हुआ इंग्लैंड में। I think I am clear to all, and sorry for the kind of a disturbance in the video. So 12th point, only poet to win 4 Pulitzer प्राइज। तो वो पहले पोइट है जिनको 4 ये प्राइज मिले। इट्स ऑनर टू हैव दिस प्राइज फॉर अ पोइट। तो मैंने आपको फर्स्ट पढ़ा, ही इज सच अ टैलेंटेड पोइट। अमेरिकन, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम बहुत पहले आता है। ही सच अ ग्रेट पोइट, a great person who has contribute a lot in the literature। ठीक है, जो 13 पॉइंट है इसमें मैंने वॉल्यूम कलेक्शंस की बात की है। जैसे कलेक्शंस में बहुत सारी पोइट्रीज आती है, तो उनके कौन कौन से कलेक्शन है और जो होम बरियल है वो किस कलेक्शन में आएगी, वो आज हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया, जो ये हमारे पोइट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी तारीफ बहुत अलग अलग पोइट्स ने की है, अलग अलग राइटर्स ने की एमरसन ने की हुई है, एजरा पाउंड ने की हुई है। जो उनका फर्स्ट वर्क आया था, जो उनका वर्क आया था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, उनके लिए एजरा पाउंड ने उन्हें बहुत प्रेज किया था कि सच अ ब्यूटीफुल वर्क इट इज़। सो गोइंग टू द कलेक्शंस, 30 नंबर कलेक्शंस 14 अ बॉयज़विल 1930 में इनकी पोइम्स की कलेक्शन आई थी। 15 नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 16 माउंटेन इंटरवल एंड 17 न्यू हैम्पशायर। तो जो हम आज पोइट करने जा रहे हैं वो नॉर्थ ऑफ बोस्टन का पार्ट है। और नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश इन 1914। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। ठीक है, ये जो कलेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, दे ऑल आर टू फेमस, दे ऑल आर टू like different poems I can tell you. A road not taken, and I'm taking such beautiful poems they are. So today I'm going to discuss about home burial, first poem. So please stay connected and let's start. Sorry for the numbering, actually there are some, I make a good PDF, I arrange it very well, but by mistake that all got deleted, so I have to prepare like this now. Home Burial by Robert Frost. So let's start. He saw her from the bottom of the stair. So let me tell you about the theme, kind of a big center idea of the poem. This poem starts when ये पोइम तब स्टार्ट होती है जब हस्बैंड, एक कपल होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, उनके अभी अभी बेटे की मौत हुई होती है, और उनका जो लेडी का हस्बैंड होता है, यानी कि हस्बैंड कह लो या फादर ऑफ दैट चाइल्ड,
वो अभी अभी अपने बच्चे को दफना कर आ रहा होता है। उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी ग्रेव डिग की होती है, जो कि क्रिश्चियन फ्यूनरल सेरेमनी में होता है, हम सबको पता है। तो उनके फादर ने जो भी सेरेमनीज होती है, जो भी विधियाँ होती है, वो पूरी की होती है। तो जो उनकी वाइफ है ना, वो ये सोचती है कि माई हस्बैंड इज सच अ क्रूअल पर्सन दैट हाउ कैन ही डिग द ग्रेव ऑफ आवर सन। ठीक, उनकी वाइफ को लगता है कि उनके हस्बैंड बहुत क्रूअल है, बहुत ब्रूटल है, सच अ वर्स्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, so this poem told shows shows us a real aspect of our society that due to lack of communication, due to lack of understanding how a relationship after so many years of marriage can broke. Okay, so this is the idea of the poem. It is published in north of Boston. ओके, आई टेल यू इट अर्लियर कि ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में की कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक सैड पोइम है। ठीक है, इस पोइम में हमें पता लगता है कि उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया कि एक जो उनके बेटे की मौत हुई, उनका मतलब क्या परिणाम निकल गया, दैट अ वाइफ मिसअंडरस्टूड हस्बैंड। ठीक है, और इससे हमें ये भी और एक बात पता लगती है कि मौत सिर्फ बेटे की नहीं होती, देयर नॉट ओनली द डेथ ऑफ द सन बट ऑल्सो द डेथ ऑफ द रिलेशनशिप। दो डेथ हो गई। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसके बाद अगर बात करें तो इसमें पता लगता है कि कैसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ने कितना बड़े गलत फहमी क्रिएट कर दी इन ऑन सच अ सैड टॉपिक, जब किसी की मौत हुई हो और उस पर इनकी ऐसी लड़ाई। इसमें जो हमें आगे पोइम रीड करेंगे उसमें हमें ये भी पता लगेगा हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन बहुत कम होती थी, क्योंकि कई कई चीज़ें हमें पता लगता है कि यह सच अ कॉमन थिंग दैट हस्बैंड शुड नो। ठीक है, और इसमें एक कंट्रास्ट हो रहा है मेल और फीमेल के सेंटिमेंट्स का, दैट मेल के जो मतलब वी कैन से behavior, they react totally different from the women's. Okay, men react totally different from women's. They don't cry but they also have a feelings which can hurt anytime. Okay, so that don't mean if they are not crying, that doesn't mean they are not facing problems, or they are not pessimistic। मतलब इसमें हमें पता लगता है कि हाँ, कि अगर हस्बैंड रो नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता या फिर वो दुखी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। Home burial is generally regarded as the most intense of the dramatic dialogues written by Frost। इसमें जो हस्बैंड वाइफ के डायलॉग्स है वो बहुत पैसिमिस्टिक है और ये इतनी ज़्यादा इंटेंस पोइम है। So let's start seeing the thoughts which are prevailed in this poem. He saw her from the bottom of the stairs. Before she saw him, she was starting down, looking back over her shoulder at something. He saw her from the bottom of the stairs। तो इसमें क्या पता लगता है, ही वो हस्बैंड जो कि अभी अभी अपने बच्चे को दफना कर आया है, वो पौड़ियों के नीचे खड़ा और उनकी जो वाइफ है वो ऊपर खड़ी हैं। बिफोर शी सॉ हिम, जब मतलब जो लेडी होती है उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा होता है, वो नीचे आ रही होती है, लेकिन जब वो उनको देख लेती है, अपने हस्बैंड को देख लेती है, तो वो वापस वहीं पर खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर वो पहले खड़ी थी। ये दिखाता है कि शी डज नॉट वांट टू लुक एट हर हस्बैंड और डोंट वांट टू टॉक विद हिम। शी टुक अ डाउटफुल स्टेप एंड देन अनडिड इट। ठीक है, पहले उन्होंने स्टेप लिया, वो नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हस्बैंड की तरफ देखा उन्हें डाउट हो गया और वो अनडिड कर दिया, मतलब वो स्टेप वापस ले लिया। To raise herself and look again, he spoke. 1 minute. To raise herself and look again,
He spoke, advancing toward her. What is it you see? From up there always, for I want to know. She turned and sank upon her skirts at that, and her face changed from terrified to dull. I am starting for 24th line. To raise herself and look again. तो वो क्या करती है, वो उनकी तरफ देखती है, और सॉरी वो उनके हस्बैंड उनकी तरफ देखते हैं, सॉरी वाइफ सॉरी माई मिस्टेक. टू रेज हरसेल्फ एंड लुक अगेन. ही स्पोक. तो अब हस्बैंड क्या होता है, वो उनको पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं वाइफ को कि तुम वहाँ पर ही क्यों खड़ी हो, और मुझे ये बता कि तू वहाँ ऊपर खड़ी खिड़की में से हमेशा क्या देखती रहती है. वट इज़ इट यू सी फ्रॉम अप देयर ऑलवेज, फॉर आई वॉन्ट यू नो. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, यहीं से पता लगता है. देखिए, हस्बैंड वाइफ घर में रह रहे हैं, वाइफ खिड़की में से हमेशा कुछ देखती रहती है, लेकिन हस्बैंड को अभी तक पता ही नहीं कि वो क्या देखती है. इससे पता लगता है कि अंडरस्टैंडिंग कम है, कम्युनिकेशन कम है. अब आज जाके जब उनके बेटे की मौत हुई है तब हस्बैंड पूछ रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है उन्होंने पहले पूछा हो और वाइफ ने पहले कभी बताया ही ना हो. She turned and sank upon her skirts at that, and her face changed from terrified to dull. Terrified मतलब उसमें गुस्सा था, लेकिन अब वो शांत हो गया, सैड हो चुका है फेस. सैड क्यों, हम सबको पता है. He said to gain time, what is it you see? Mounting until she covered under him. I will find out now. You must tell me, dear. She in her place refused him any help. तो अभी तक हमें पता लगता है कि वो दोबारा पूछने की कोशिश करता है, बट उनकी वाइफ कुछ भी नहीं बताती है. आई विल फाइंड आउट नाउ. तो अब हस्बैंड थोड़ा डिक्लेरेटिव हो रहा है कि हाँ, आज तो मैं पता कर ही लूँगा, प्लीज़ तुम मुझे बता दो डियर. शी इन हर प्लेस रिफ्यूज हिम एनी हेल्प. तो वो किसी भी बात करने से जो लेडी है वो मना कर देती है. शी लेट हिम लुक श्योर दैट ही वुडंट सी. तो अब हमें पता लगता है कि हस्बैंड वहाँ खिड़की के पास पहुँच चुके हैं, तो और वो वहाँ से देखना चाहते हैं कि ये यहाँ पर खड़ी होकर क्या देखती रहती है. तो वो हाँ, जो 34 लाइन है, ये सी दिस लाइन, शी लेट हिम लुक. वो उसे अलाउ करते हैं कि हाँ तुम भी देखो, श्योर दैट ही वुडंट सी. देखिए, जो इसमें वाइफ है ना, वो अपने हस्बैंड को देखने देती है कि आप खिड़की में से देख लो जो मैं देख रही हूँ, पर उसको ये श्योर होता है कि जो मैं महसूस कर सकती हूँ, जो मैं देख सकती हूँ, वो आप कभी नहीं देख सकते. इसमें अगर मैं आपको दोबारा रिकॉल कराऊँ, इसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ है, अभी अभी हस्बैंड अपने बेटे को दफना कर आए हैं, उनकी फ्यूनरल सेरेमनी जो कंप्लीट करके आए हैं. जो वाइफ है वो खिड़की के पास खड़ी है, स्टेयर्स के ऊपर, और वो खिड़की में से बाहर कुछ देख रही हैं. तो हस्बैंड उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो. वो बार बार पूछता है, लेकिन वाइफ उनको नहीं बता रही है. तो अब वो खुद देखने की कोशिश करता है, और वाइफ उन्हें मना भी नहीं करती कि तुम ना देखो, क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को समझ ही नहीं आ सकता कि मैं क्या फील करती हूँ और क्या मैं देखती हूँ. 35. ब्लाइंड क्रिएचर एंड अ वाइल्ड हिडन इन सी. सी दिस. शी मतलब शी हैज़ सच अ पेसिमिस्टिक सेंस ऑफ माइंड. मतलब उसका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, उससे पहले ही अज्यूम कर लिया कि उसका हस्बैंड उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो महसूस ही नहीं कर पाएगा. बिकॉज शी सेड ब्लाइंड क्रिएचर, अंधा मतलब अंधा इंसान कह सकते हैं, अंधा इंसान, कि तुम तो देख ही नहीं सकते कि मैं क्या देखती हूँ और मैं क्या फील करती हूँ. बट एट द लास्ट ही मर्मेंट ओ एंड अगेन ओ. देखो, अब हस्बैंड ने वहाँ खिड़की में से कुछ देख लिया और वो 2 बार कहता ओ एंड अगेन ओ. 37. व्हाट इज इट व्हाट शी सेड. अब देखिए, पहले तो वाइफ को था ये देख ही नहीं सकता कुछ, अब जो कि हस्बैंड ने देख लिया है वो जानना चाहती है कि उसने क्या देखा, क्या फील किया. जस्ट दैट आई सी. कि वो हस्बैंड कहते हैं हाँ मैंने देख लिया. 38. यू डोंट, शी चैलेंज, टेल मी व्हाट इट इज़. तो वो वाइफ है ना, वो भी एक तरह का हस्बैंड को समझना ही नहीं चाहती है
कि उसने क्या देखा। अगर देखा है तो उसे ऐसा लगता है कि जो मैं सोचती हूँ ये वो सोच ही नहीं सकता, इसने तो कभी वैसा कुछ सोचा ही नहीं होगा या फील ही नहीं किया होगा। यू डोंट यू डोंट शी चैलेंज, वो चैलेंज करते कि तुम तो ऐसा देख ही नहीं सकते, कि तुमने वो नहीं देखा जो मैं देखती हूँ। द वंडर इज आई डिडंट सी एट वंस, आई नेवर नोटिस इट फ्रॉम हियर बिफोर। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैंने आज एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं। आई मस्ट बी वॉन्टेड टू इट, दैट्स द रीज़न द लिटल ग्रेवयार्ड वेयर माई पीपल आर। सी, अब दोनों का जो जो वाइफ सोचती थी कि उसका हस्बैंड नहीं देख सकता, उसके हस्बैंड ने वो देख लिया। अब यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट्स हैं टू नोट। फर्स्ट, खिड़की क्या होती है, खिड़की में से हम दुनिया को देखते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं। मतलब जब मूड सैड हो तो हम बाहर देखते हैं, बाहर कुछ हो क्या हो रहा है तो हमें अच्छा महसूस होता है, ठीक है। लेकिन सी दिस, उनकी मतलब उनकी लाइफ कितनी ही दुख से भरी होगी, क्योंकि जब भी वो लेडी खिड़की में से देखती होगी उसे क्या दिखता है, ग्रेवयार्ड दिखता है, ठीक है। जो दफनाई हुई उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी वो ग्रेव दिखती है तो उसे बार बार उनकी याद आती होगी। अब जब उनके अभी अभी बेटे की मौत हुई है, जब वो उनकी ग्रेव देखेगी तो उसे पल पल अपने बच्चे की याद आएगी जिसे उन्होंने अभी अभी खोया। और इसी खिड़की में से जब भी वो उसे देखेगी वो कभी भूल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो सच पैसे मतलब कितनी मतलब वी कांट अज्यूम दैट व्हाट शी इज़ फेसिंग, ठीक है। लेकिन हस्बैंड भी वो फेस कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट शोइंग ऑफ, और वी कैन से ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, ही इज़ हाइडिंग हिज फीलिंग्स so that they can have a stable relationship, so that he can handle his wife. So next, so small the window frames the whole of it, not so much larger than a bedroom is it। कि देखो वो कहता है कि सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन। अब हस्बैंड क्या कहता है कि सो स्मॉल द विंडो फ्रेम्स द होल ऑफ इट, कि ये विंडो कितनी छोटे, इसके फ्रेम कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी इसमें से दुनिया दिखती है हमें। इस छोटे से होल में, इस छोटे से पार्ट मतलब स्पेस में, इस छोटी सी स्पेस में वी कैन सी द होल वर्ल्ड, नॉट सो मच लार्जर देन अ बेडरूम इज इट। देयर आर 3 stones ऑफ स्लेट एंड 1 ऑफ मार्बल, ठीक है। तो स्लेट के मतलब जो लंबे और चौड़े सीमेंट टाइप के कुछ बने होते हैं, स्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड मार्बल्स, ठीक है, वो वहाँ पे होते हैं, 3 होते हैं। ब्रॉड शोल्डर लिटल स्लैब्स देयर इन अ सनलाइट ऑन द साइड हिल, वी हैवन टू माइंड दोस बट आई अंडरस्टूड इट इज़ नॉट द स्टोन्स बट द चाइल्ड्स माउंट। अब जैसे कि क्रिश्चियन लोगों में होता है, वहाँ की परंपराएं हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पे वो ग्रेव बनी होती है, उसके ऊपर स्लैब होता है पूरा। जैसे कि हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे पूरा एक सिस्टम के तहत पूरा अच्छी तरह उनका नेम लिखा होता है, वहाँ पे उनका जन्म डेट और सॉरी ईयर ऑफ देयर डेथ वहाँ पे लिखे होते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है कि ये सिर्फ स्लैब नहीं है, और इस पे स्लैब पे सिर्फ सनलाइट जो हमारे अपने हैं, और वो सिर्फ स्टोन नहीं है, वो हमारे एक तरह के हमारे घर वाले हैं, हमारा बेटा है। डोंट 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 शी क्राइड। इस डोंट पे वो क्या है, जैसे हमारे हिंदी सीरियल्स में होता है, नहीं नहीं नहीं, इट इज़ ए सम काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। डोंट, वो मतलब वो लेडी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि वो जो ग्रेव है, वो छोटी ग्रेव है, वो उसके अपने बेटे की है। शी मतलब वो अपने इस दुख में इतना ज़्यादा खो चुकी है कि वो रियलिटी को फेस ही करना नहीं चाहती है। उसका जो ग्रीफ है वो उसे हॉन्ट कर रहा है, वो उन दोनों की हॉन्ट कर रहा है, उनके रिलेशनशिप को डरा रहा है। ये एक डर पैदा हो चुका है उसमें कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट 50th line 50, she withdrew shrinking from beneath his arms, they rested on the banister and slid downstairs,
and turned on him with such a daunty look. He said twice over before he knew himself, "Can't a man speak of his own child he is lost?" "Not you. Oh, where is my hat? Oh, I don't need it. I must get out of here. I must get in." तो अब वाइफ को ऐसे लगता है कि उसका हस्बैंड कैसे कह सकता है कि वो उसके बेटे की ग्रेव है। मतलब ही सच ए क्रूअल मैन, ही सच ए ब्रूटल मैन। मतलब उसकी जो वो लेडी है वो इतनी सेंसिटिव है कि वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने चाइल्ड के बारे में, रियलिटी के बारे में, उस मौत के बारे में जो उनके बेटे की हो चुकी है। So she withdrew, shrinking from beneath his arm that rested on the banister, and slid downstairs. अब वो नीचे आ चुके हैं and turned on him with such a daunty look. अब वो उसको बहुत गुस्से वाले या फिर शक वाले नज़रिए से देखते हैं. He said twice over before he knew himself, "Can't a man speak of his own child he is lost?" वो अब पूछता है कि क्या एक आदमी अपने बच्चे की मौत के बारे में बोल भी नहीं सकता कि हाँ ये सच है और ये हो चुका है. Not you. Oh, where is my hat? I don't need it. तो अब लेडी है ना जो कंफ्यूज हो चुकी है, मतलब वो अपने ही जोन में जा चुकी है. वो रियलिटी को नहीं मानना चाहती, वो समझना नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, वो कहती है कि हाँ बात तो कर सकता लेकिन तुम नहीं, बिकॉज यू आर अ क्रूअल मैन, यू आर अ ब्रूटल मैन who doesn't love who doesn't love his son. She thinks that okay, I must get out of here, I must get here. तो वो जो अपने घर में रह रही है उसको ऐसे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है और मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ. आई डोंट नो राइटली वेयर एनी मैन कैन whether any man can, sorry, I don't know rightly whether any man can. Amy, don't go to someone else this time. Listen to me, I won't come down the stairs, he said, and fix his chin before his fist. तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि प्लीज़ तुम किसी और के पास अभी मत जाओ, किसी से भी मत मिलो, ठीक है, तुम घर में रहो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ. लिसन टू मी, आई वॉन्ट कम डाउन द स्टेयर, कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा. He fixed his chin between his fists. There is something I should like to ask. तो अब बात होती है, वो उससे कुछ पूछना चाहता है. नेक्स्ट टू, यू डोंट नो हाउ टू आस्क इट, हेल्प मी देन. ठीक है, वो पूछना चाहता है कि मैं कैसे बात करूँ, तो उसके मतलब मुझे बताओ कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे मैं तुमसे बात करूँ. हर फिंगर्स मूव हर लैच फॉर ऑल रिप्लाई. माई वर्ड्स आर नियरली ऑलवेज एन ऑफेंस. अब हस्बैंड कहता है जब भी मैं बोलता तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैंने कोई क्राइम कर दिया हो. आई डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑफ एनीथिंग. मुझे नहीं पता कि किसी चीज़ को किस तरीके से बोला जाता है. सो एज टू प्लीज़ यू, ताकि मैं किस बात को किस नज़रिए से किस तरीके से बोलूँ ताकि वो तुम्हें प्लीज़ करे, ताकि वो तुम्हें व्हाट वी कैन से दैट, कि वो तुम्हें खुशी दे या तुम्हें अच्छा महसूस कराए. बट आई माइट बी टॉट आई शुड रिस्पॉन्स. लेकिन अगर मुझे तुम सिखाओगी तो मैं वैसा ही करूँगा. आई कांट से आई सी हाउ अ मैन मस्ट पार्टली गिव अप बीइंग अ मैन with women folk. We couldn't have some arrangement by which I would bind myself to keep hands off anything special you are a mind to name. तो अब वो पूछना चाहता है कि मैं कैसे एक अरेंजमेंट करूं, कैसे मैं तुमसे बात करूं ताकि तुम्हें कोई दुख ना हो और मैं तुम्हें प्लीज़ कर सकूं. तुम मुझे प्लीज़ ये सिखाओ ताकि मैं समझ सकूं कि ये बातें कैसे होती हैं. नेक्स्ट, तो आई डिडंट लाइक सच थिंग्स ट्विस्ट दोज दैट लव. देखिए जो वीमेन होती है और जो मैन होती है उनमें बहुत डिफरेंस होता है. अगर हम अपने मतलब आसपास की बात भी करें या अपने मतलब जो सराउंडिंग्स की बात भी करें, जो द एक्सप्रेशन ऑफ लव ऑफ वीमेन and men are totally different. Women are expressing always, they want a expression in every aspect. They like, उनको बात करना ज़्यादा पसंद है. उनको मतलब सामने उनको आप एक्सप्रेशंस दो, आप जो कहना चाहते हो जो सुनना चाहते हो उनको वैसा कहो, तो उनको प्लीज़ वो प्लीज़ होती है, उनको
समटाइम्स जो हस्बैंड होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेशंस मतलब होने चाहिए ताकि वो अपनी लेडी लव को प्लीज़ कर सकें, ऐसा होता है। सो नेक्स्ट, टू दैट डोंट लव, sorry 71, anything special you are a mind to name, though I didn't like such things twist as those that love, two that don't love can't live together without them। तो आई डोंट लाइक सच थिंग, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि प्यार को सिंपल सी चीज़ को ट्विस्ट कर दो, उसको एक्सप्रेशन दे दो, उसको कोई न्यू फॉर्म दो, बनावटी फॉर्म दो। टू दैट डोंट लव कांट लिव टुगेदर विदाउट दैम, कि जो इंसान प्यार ही नहीं करता वो साथ रह ही नहीं सकते। बट टू दैट डू कांट लिव टुगेदर विद दैम। She moved the latch a little. Don't go. Don't carry it to someone else this time. Tell me about if it is something human. Let me into your grief. I am not so much. Unlike others folk, as you are standing there, apart would make me out. Give me chance. I don't think though you overdo a little. वो हस्बैंड को वो पूछना चाहता है कि मैं क्या करूँ ताकि मैं तुम्हारी ग्रीफ को थोड़ा कम कर सकूँ, तुम्हें थोड़ा समझ सकूँ और थोड़ा तुम्हें समझा सकूँ, ठीक है। और वो ये भी कहना चाहता है कि प्लीज़ तुम किसी और के पास मत जाओ, तुम मेरी बात सुनो, मुझे एक चांस दो। आई डू थिंक तो यू ओवर डू ए लिटल, ठीक है। हस्बैंड को क्या लगता है कि देखो दुख दोनों का है, फादर को अपने सन की मौत का कोई खुशी तो हो ही नहीं सकती, उसको भी दुख होगा लेकिन वो रो नहीं रहा, वो थोड़ा हार्ड है, वो अपने फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना है जो एक एज अ फादर को करनी ही पड़ेगी। जो मदर है वो बहुत ज़्यादा उस मतलब दर्द में बहुत ज़्यादा डीप जा चुकी है, अब वो कुछ भी समझना नहीं चाहती है, इसमें अभी यही चल रहा है। सो नेक्स्ट 82, sorry, what was it brought up to think it the thing, what was it brought up to think it the thing to take your mother loss of a first child so inconceivably in face of love, you would think his memory might be satisfied, there you go sneering now। सो अब मैं यहाँ 85 तक करवाऊँगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पोर्शन कवर करूँगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है। यस इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। सो 85 तक आज हम करेंगे। लेट्स कंप्लीट इट टिल 80। मैंने 80 तक करवा दिया है। इसके जो नंबरिंग है पोइम्स की वो आपकी जो ओरिजिनल पोइम है उसमें थोड़ी डिफर होएगी क्योंकि मेरे पॉइंट स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। सो सॉरी फॉर दैट। एंड 80 तक कंप्लीट है। इसमें हमने ये देखा हस्बैंड वाइफ की बातचीत देखी, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो देखी है। सो thank you guys for watching the video and sorry for the interruptions as it is my second video. I am still learning and I'm trying to make the video in the best form as I can. So please like, share and subscribe. Thank you guys and stay connected and watch the rest of the summary in my next video. Thank you.